हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बताया गया है कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहर बना है। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली जो है तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी है, लेकिन 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया है। देखिए, यह वही समय है जिस समय में दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र के रूप में उभरा है। दिल्ली में बड़ी संख्या में जैन व्यापारी रहा करते थे, तो जैन व्यापारियों ने दिल्ली में अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पर दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो कि काफी ज्यादा प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है और इसी के साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी के रूप में उभरी है जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े भाग पर था। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली में अनेक नगरों की स्थापना भी की है, जिनमें दहलीए कोहना, सीरी और जहांपना प्रमुख हैं। तो मैप पर आप देख पा रहे होंगे, दहलीए कोहना है, ये जहांपना है और ये सीरी है। तो इन नगरों की स्थापना दिल्ली के अंदर की गई थी। आगे यहाँ पर दिल्ली के शासकों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से शासक किस किस काल में रहे हैं। तो सबसे पहला वंश आ जाता है यहाँ पर राजपूत वंश। तो राजपूत वंशों में यहाँ पर दो शासक आते हैं, दो शासक परिवार यहाँ पर आते हैं। एक तो तोमर परिवार है, दूसरा चौहान परिवार है। तो तोमर जो है, इनका शासन कब से कब तक रहा है? आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 ईस्वी तक रहा है। तोमरों में सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुए वो हुए अनंगपाल। अनंगपाल का शासन 1130 से लेकर 1145 तक रहा है। इसके बाद दूसरा वंश आ जाता है यहाँ पर चौहान। तो चौहानों का शासन जो है 1165 से लेकर 1192 के बीच में रहा है। और चौहान वंश का सबसे फेमस शासक जो हुआ है वो हुआ है पृथ्वीराज चौहान, जिनका शासनकाल जो है 1175 से 1192 ईस्वी है। सेकंड जो राजवंश है यहाँ पर वो है प्रारंभिक तुर्की शासक। तुर्की शासकों ने यहाँ पर 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया है। इसमें पहला शासक आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक यहाँ पर शासन किया है। सेकंड है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया है। फिर यहाँ पर रजिया आ जाती है। रजिया ने यहाँ पर 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया है। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया है। तीसरा राजवंश आ जाता है खलजी वंश या खिलजी वंश। तो खिलजी शासकों ने यहाँ पर 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया है। इसमें सबसे पहले शासक हुए हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने यहाँ पर 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया है। इसके बाद अलाउद्दीन ने शासन किया है। अलाउद्दीन ने यहाँ पर 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया है। चौथा राजवंश है तुगलक वंश। देखिए, तुगलक वंश ने जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया है और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली वंशों में ये माना जाता है। कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि दिल्ली पर कौन सी सल्तनत वंश ने लंबे समय तक शासन किया है, तो तुगलक वंश है। तुगलक वंश ने सबसे लंबे समय तक दिल्ली पर शासन किया है। तुगलकों में सबसे पहले हुए हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से लेकर 1324 तक शासन किया है। इसके बाद मोहम्मद तुगलक आ जाते हैं। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से लेकर 1351 तक शासन किया है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया है। पांचवा वंश है सैयद वंश। सैयद वंश ने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया है और इसमें सबसे फेमस शासक हैं यहाँ पर खिजर खान। तो खिजर खान ने जो है 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया है। छठवां राजवंश है लोधी वंश। तो लोधी वंश का टाइम पीरियड जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। इसके सबसे फेमस शासक हुए हैं बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी ने जो है 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास में जानकारी जुटाने के स्रोतों में अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सुल्तानों के बारे में जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से पता चलती है। हालांकि इस काल तक आते आते जो लिखित ब्यौरा है वो बहुत ज़्यादा मिलने लगे हैं। तो इतिहास में तारीख या तवारीख ये भी हैं जो सुल्तान के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी यहाँ पर लिखित ब्यौरों में हमें तवारीख देखने को मिलते हैं। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को समय समय पर प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तवारीख के जो लेखक हैं ये नगरों में रहते थे और इनाम पाने की लालसा से ये लिखा करते थे। देखिए, जो तवारीख के लेखक हैं ये अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार, यानी ऐसे अधिकार जो जन्म से मिले हों। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कुलीन घर में पैदा हुआ है, तो कुलीन घर में पैदा होने के आधार पर जो आगे चलकर वो दावा करेगा कि हम कुलीन घर में पैदा हुए हैं तो हमें भी विशेष अधिकार मिले, तो ऐसे अधिकार जो होंगे जन्म सिद्ध अधिकार कहलाएंगे।
तो ये जो लेखक हैं ये शासकों को जनसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इन लेखकों से सहमत नहीं थे, इनकी आलोचना करते थे। देखिए यहाँ पर नोट के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के बारे में बताया गया है। रजिया सुल्तान भारत के इतिहास में, भारत के जो मुस्लिम इतिहास में माना जाए तो ये पहली मुस्लिम शासक महिला हुई हैं। तो सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया जो है सिंहासन पर बैठी है, जिसे उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि दरबारी जन प्रसन्न नहीं थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं उस समय का समाज बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी समाज था, लिंग भेद पर आधारित समाज था, तो वो लोग महिला शासक को अपनी गद्दी पर बैठा देखकर खुश नहीं थे। तो इसी वजह से इसे जो है 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया है। हमें कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी, जिन्होंने 1262 से लेकर 1289 तक शासन किया है, इन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। यानी यहाँ पर वही स्थिति थी कि इन्होंने क्या किया है, अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया है ताकि जो नवीन आगुंतक हैं या जो नवीन लोग हैं उन्हें ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई पुरुष शासक बैठा हुआ है। कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से लेकर 1003 तक शासन किया है। इनको प्रजा ने स्नेह भरे संबोधन दीदी, दीदी का मतलब होता है बड़ी बहन, तो दीदी के नाम से संबोधित किया है, जिसकी वजह से उन्हें रानी दिद्दा कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के विस्तार की कहानी बताई गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरंभिक वर्षों में जो भी भाई जो आक्रांता हैं या भाई जो मुस्लिम शासक हैं, ये भारत के तो थे नहीं, भारत से बाहर आकर ये यहाँ पर बसे हैं और यहाँ पर शासन चलाया है। तो आरंभिक जो शासक आए हैं, आरंभिक सुल्तान जो आए हैं, वो अपने साथ कोई रिसोर्सेज तो लेकर आए नहीं थे, केवल सैन्य बल लेकर आए थे। तो सैन्य बल लाने की वजह से इन्होंने क्या है, एक सैनिक पड़ाव टाइप डाल लिया है और सैनिक पड़ाव डालकर इन्होंने आसपास के क्षेत्र में शासन चलाया है। तो यहाँ पर वही कहानी बताई गई है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों ने अपना शासन गैरिसनों से किया। गैरिसन का मतलब होता है किलेबंद सैनिक बसाव वाली बस्ती या सैनिक बसाव वाला क्षेत्र, शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इस वजह से इन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए, राशन आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने गैरिसन शहर बनाया, तो गैरिसन शहर के आसपास का जो क्षेत्र है वो तो इनके कब्जे में आ गया, लेकिन जो दूर के इलाके हैं, यानी कि जो राज्य के दूर के इलाके हैं, जो जंगल वाले इलाके हैं या फिर सुदूरवर्ती इलाके हैं जो कि राज्य के भीतरी प्रदेश बोले जाते हैं, उन पर तो नियंत्रण है नहीं। तो इस वजह से इनकी मजबूरी ये थी कि इन्हें सैनिकों का खर्चा भी भरण पोषण करना है, उनकी राशन सामग्री भी चाहिए, तो शुरुआत में इन्हें लूटमार पर डिपेंड रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। इन दिल्ली से दूर के जो बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर थे, यानी सिंध इस साइड के शहर और इस साइड के शहर, इनका नियंत्रण बहुत ज़्यादा कठिन था, क्योंकि यहाँ की जो भी सुविधा वगैरह बनाए जाते थे वो समय समय पर शासक की आवाजाही ना होने पर विद्रोह कर देते थे या अपने आप को स्वतंत्र कर देते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और विद्रोही सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, यह भी एक दिक्कत थी यहाँ पर। देखिए सल्तनत का जो विस्तार है, सल्तनत का विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ है। यानी सल्तनत शासकों का जो विस्तार जो हुआ है वो गयासुद्दीन बलबन के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में विस्तार हुआ है। सल्तनत की भीतरी सीमाओं के अभियानों का लक्ष्य गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। ठीक है, स्टार्टिंग में इन्होंने ये प्लान बनाया है कैसे भी करके जो भीतरी सीमाएं हैं, यानी जो गैरिसन के आसपास के जो भीतरी प्रदेश हैं, उन पर अपना नियंत्रण कठोर बनाया जाए, जिससे कि वहां से उन्हें संसाधन प्राप्त हो और उन संसाधनों की मदद से जो इनका गैरिसन शहर है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएं, अपनी जो भी सेना है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इसके तहत इन्होंने गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया है। वहां पर रहने वाले शिकारी, संग्राहक या चरवाहे हैं, इनको उनके पर्यावरण से खदेड़ दिया है और जमीन जो है किसानों को दे दी है। किसानों को जमीन देने से फायदा ये हुआ है कि यहाँ पर अब उत्पादन होने लगा है। जब उत्पादन होगा तो राशन सामग्री की कोई किल्लत नहीं होगी और समय समय पर कर भी मिलता रहेगा। तो ऐसा कार्य इन्होंने किया है ताकि इनका जो भीतरी सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो जाएं। सल्तनत की बाहरी सीमा का विस्तार जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान स्टार्ट किए हैं और ये अभियान जो है मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। यानी शुरुआत के जो सल्तनत शासक आए हैं वो केवल दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर ही केंद्रित रहे हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दक्षिण की ओर रुख किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की यात्रा स्टार्ट की है, उसके बाद फिर मोहम्मद तुगलक के टाइम पर अपने चरम पर ये यात्रा पहुंच गई है। देखिए आपके मैप में ही यहाँ पर अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन ने कब कब अभियान किए हैं।
अलाउद्दीन ने गुजरात का अभियान जो है 1299 ईस्वी में किया है। रणथंभौर का 1301 ईस्वी में किया है। चित्तौड़ का जो है 1303 ईस्वी में किया है। मांडू या मालवा का 1305 ईस्वी में किया है। देवगिरी दक्षिण में पड़ता है, तो देवगिरी का अभियान 2 बार हुआ है, एक तो 1296 ईस्वी में और दूसरा जो हुआ है 1307 ईस्वी में। वारंगल का अभियान इन्होंने 1310 ईस्वी में किया है। होयसल का 1311 ईस्वी में किया है। मदुरै या पांड्यन राज्य का अभियान जो है 1311 ईस्वी में किया है। ये सब जानकारी आपके इस मैप में दी गई है जो कि आपकी एनसीईआरटी किताब में है। आगे मस्जिद के बारे में बताया गया है कि मस्जिद का मतलब क्या होता है। देखिए, मस्जिद जो है ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा मतलब घुटने और माथा टेक कर सजदा किया जाता है। तो जहां पर लोग अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं तो ऐसे स्थान को मस्जिद कहा जाता है। जामा मस्जिद या फिर मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां पर अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, तो उसको जामा मस्जिद कहा जाता है। लेकिन नमाज की रस्म करवाने वाला जो व्यक्ति है उसको इमाम कहा जाता है। इन नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम यानी कि नेता के रूप में चुन लिया जाता है और वो नमाज की रस्म परफॉर्म कराता है। इमाम जो है शुक्रवार की जो नमाज होती है इसके दौरान धर्मोपदेश, इसको खुतबा कहा जाता है, ये खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान जो है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में जो मक्का है ये पश्चिम की ओर पड़ता है, तो इसी वजह से हमारे यहाँ जो अधिकांश मस्जिद हैं उन सब के मुंह पश्चिम की तरफ ही हैं। तो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। यहां पर कुछ कुछ और मस्जिदों के बारे में बताया गया है। तो ये पहली मस्जिद है कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी यह मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। यानी सबसे पहला शहर दिल्ली या कोहना है, तो ये मस्जिद जो है दिल्ली या कोहना में ही स्थित है। यानी इतिहास में शहर को दिल्ली या कोहना या फिर पुराना शहर भी कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और ज्यादा विस्तार किया था। इसी मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार भी है। तो कुतुब मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। अगली मस्जिद है बेगमपुरी मस्जिद। तो यह जो है मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना का मतलब है विश्व की शरण स्थली, इसकी मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। एक अगली मस्जिद है मौट की मस्जिद। तो मौट की मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री के द्वारा बनवाई गई थी। जमाली कमाली की मस्जिद। तो जमाली कमाली की जो मस्जिद है ये 1520 के दशक के आखिरी दिनों में बनवाई गई है। आगे यहां पर खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन के बारे में बताया गया है। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेष करके इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों, जिन्हें फारसी में बंदगा कहा गया है, इनको राजनीतिक पदों पर नियुक्त करते थे। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्यकाल के जो आरंभिक हिंदू शासक हैं इन लोगों ने अपने यहाँ सामंतों और जमींदारों को राजनीतिक पदों पर रखा है, जबकि सल्तनत काल के जो आरंभिक शासक हैं इन शासकों ने अपने गुलामों को राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया है। उसके पीछे कई सारे रीजन भी हैं। खलजी और तुगलक शासक जो हैं बंदगा का इस्तेमाल करते रहे, साथ ही अपने पर आश्रित जो निम्न वर्ग के लोग हैं इन लोगों को भी इन्होंने ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाया है। गुलामों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे। गुलामों को जो है मार्केट से खरीदा जाता था, यानी बाजार से इनकी बिक्री की क्रय और विक्रय होता था, और जो भी मालिक इन्हें खरीदता था ये गुलाम जो उसके प्रति वफादार रहते थे। लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि मान लीजिए जिस मालिक ने खरीदा है अब कुछ समय के बाद वो एक्सपायर हो गया, तो उनके जो बच्चे हैं उनके प्रति ये गुलाम वफादार रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि ये अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की है। यानी ऐसे कुछ और भी परिवार थे जो कि कुलीन परिवार थे, तो वो इनसे बहुत चिढ़ते थे। उनका मानना यह था कि जब हम कुलीन परिवार के लोग हैं तो गुलामों को ऊंचे पदों पर बैठाने की आवश्यकता क्यों है। लेकिन शासकों का तर्क ये भी था कि अगर कुलीन वर्ग के लोगों को शासन में रखा जाएगा तो हो सकता है कुलीन वर्ग के लोग बाद में षड्यंत्र करके सत्ता ही हथिया लें। तो इस वजह से, इस डर की वजह से आरंभिक जो सल्तनत के शासक हैं उन लोगों ने गुलामों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बिठाया है, क्योंकि गुलामों का कोई पीछे तो पास्ट हिस्ट्री है नहीं, गुलामों का कोई परिवार तो है नहीं, तो गुलामों से कोई दिक्कत भी नहीं है। जिन लोगों के परिवार होते हैं, जिन लोगों की पूरा का पूरा कुल चला रहा है, तो उनसे तो दिक्कत होगी। भाई मान लीजिए कोई कुलीन वर्ग का परिवार है, उसे हमने ऊंचे राजनीतिक पद पर बैठा दिया और कुछ समय के बाद उसने गद्दारी की अपने परिवार के साथ मिलकर, तो हो सकता है कि वो राजा को सत्ता से हटा दे और खुद सत्ता हथिया ले। तो आरंभिक सल्तनत काल के शासकों के मन में ये सब चीजें थी। इसी वजह से उन्होंने राजनीतिक पदों पर गुलामों को और निम्न जाति के लोग जो हैं उन्हें बिठाया है। जैसे बताया भी गया है, जैसे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुम्मार नामक कलाल का मतलब शराब बनाने और बेचने वाला, फिरूज हज्जाम नामक नाई,
मनका तब्बाक नामक बाबरची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। हालांकि 14वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने सुल्तान की नियुक्तियों की आलोचना की है, यानी ये भी इनकी नियुक्तियों से खुश नहीं थे। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को विभिन्न इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे, यानी पीछे थोड़ा सा जाएंगे, सल्तनत काल से पहले जाएंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए, हमने पहले यहाँ पर सामंत और मातहत के बारे में पढ़ा था। तो सामंत और मातहत क्या करते थे, जरूरत पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता देते थे। राजा इन्हें नियमित वेतन नहीं देते थे, बल्कि किसी क्षेत्र को दे देते थे और उस क्षेत्र से ये लोग कर वगैरह वसूल करते थे और उस कर के जरिए अपने सैनिकों का और अपना खुद का खर्चा निकालते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर सेना नायक का मतलब वही सामंत है। तो यहाँ पर भी सेना नायकों को विभिन्न इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया है और ये इलाके जो है इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। केवल और केवल शब्दों का डिफरेंस है, बाद बाकी काम वही सेम है। यानी कि जो आरंभिक हिंदू शासक आपके हैं मध्यकाल के, वहां पर जो सामंत या मातहत रखे जाते थे वही यहाँ पर इक्तदार या मुक्ति कहे जाते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आएंगी, अगर आप इनको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो समझ में नहीं आएंगी। यहाँ पर सामंत या मातहत वाला रोल इक्तदार या मुक्ति निभा रहे हैं, केवल नाम में परिवर्तन है, बाद बाकी काम उनका सेम है। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। मुक्ति जो है अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने के लिए इक्ता का स्थानांतरण कर दिया जाता था। देखिए, यहाँ पर हमें सल्तनत काल में एक प्रयोग और देखने को मिलेगा। सल्तनत शासकों को यह भी भय था कि लंबे समय तक किसी एक जगह का इक्तदार अगर कोई व्यक्ति बना रहेगा या मुक्ति बना रहेगा तो हो सकता है वहां पर वो विद्रोह करके अपना शासन स्थापित कर दे। तो जरूरी यह है कि उसका समय समय पर जो इक्ता है वो बदलता रहना चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, इनका इक्ता स्थानांतरित कर देते थे ताकि लंबे समय तक एक ही स्थान पर ये ना टिक कर रह पाए। इसके अलावा ये लोग जो हैं, जैसे सामंत या मातहत से तो कोई राजस्व जो वसूली हो रही है उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था कि कितना वसूल रहे हैं, कितना इन्होंने इकट्ठा किया है, कैसे इकट्ठा किया है, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। यहां पर क्या है, सल्तनत काल के शासकों ने इन मुक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखा है। तो मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये चीज भी यहां हमें देखने को मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया है। इससे पहले क्या था, इससे पहले यही मुक्ति जो है राजस्व वसूली का काम करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के निर्धारण और वसूली का कार्य अपने हाथ में ले लिया है और अपने हाथ से ये पूरा देखरेख कर रहा है। इस समय में तीन तरह के कर थे। तीन तरह के कर कौन कौन से थे? कृषि पर, एक तो कृषि पर था जिसका नाम खराज था, जो कि उपज का लगभग 50% होता था, यानी जो भी पैदावार हो रही है उसका 50% कर के रूप में लगता था। मवेशियों पर कर लगता था और घरों पर कर लगता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक बंगाल और दक्षिण के सुदूर इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार तो जमा लेते थे, लेकिन वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। यानी इन लोगों ने बहुत कोशिश की कि जो दूर के इलाके उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाए। जैसे ही वहां पर अभियान करके वहां इलाकों को जीतते थे, कुछ महीने तो ये इलाके इनके फेवर में रहते थे, कुछ महीने तो ये इलाके इनके अधीन रहते थे। बाद में मौका पाकर यहाँ के सूबेदार वगैरह जो है फिर से विद्रोह कर देते थे और ये इलाके स्वतंत्र हो जाते थे। तो वही कहानी यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए, यहां पर आगे मंगोल आक्रमण के बारे में बताया गया है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इन शासकों को एक मजबूत सेना रखनी पड़ी है। सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि सल्तनत काल का कौन सा वह शासक है जिसने मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। तो ये मोहम्मद तुगलक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, फैक्ट है ये कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। यहां पे नोट के रूप में बताया गया कि 14वीं सदी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता ये भी भारत घूमने आया था। अब देखिए, यहां पर जो मंगोल आक्रमण है, मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की रणनीति क्या क्या थी उसके बारे में डिस्कशन किया गया कि दोनों ने किस किस रणनीति के तहत मंगोल आक्रमणों का सामना किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी से स्टार्टिंग करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ है। 1299 ईस्वी में, 1299 और 1300 के बीच में हुआ है, और दूसरा जो हुआ है 1302 से लेकर 1303 ईस्वी के बीच में हुआ है।
तो अलाउद्दीन ने इस हमले का सामना करने के लिए एक विशाल सेना खड़ी की है। वहीं मोहम्मद तुगलक की बात करें तो इनके शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ है, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया है, यहां पर मंगोल सेना को इन्होंने परास्त कर दिया है और इसी समय इन्होंने मंगोल क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना भी बनाई थी। आगे बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया है। मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए इन्होंने सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया है। यहां पर तुगलक ने क्या किया है, पुराने शहर दिल्ली या कोहना के निवासियों से, यानी पुराने शहर दिल्ली और कोहना को निवासियों से खाली करवा दिया है और वहां पर सैनिक छावनी बना दी है और यहां के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया है ताकि मंगोल आक्रमण का सामना कर सकें। देखिए, जब एक बड़ी सेना रखी जाएगी तो बड़ी सेना रखने के लिए उस सेना का पेट भी भरना होगा, उसको वेतन भी देना होगा। तो सैनिकों के खर्चे के लिए किसानों से पैदावार का 50% कर वसूला है ताकि ये बड़ी भारी भरकम जो सेना है इसको मेंटेन किया जा सके। यहां पर भी देखेंगे मोहम्मद तुगलक ने क्या किया है, इन्होंने सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए हैं। अब देखिए, यहां पर जब बड़ी सेना रखी जाने लगी है तो इक्ता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इक्ता में भी जो शासक है उसको घाटा रहता है कि कितना राजस्व आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये पता नहीं चल पाता है। तो सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया गया, जिससे क्या है, जिससे ये सैनिक अपने वेतन के हिसाब से जो बाजार से सामान है अपने हिसाब से खरीद पाएं, जो जरूरत का सामान है अपने हिसाब से खरीद पाएं। अब दिक्कत यह भी है कि अगर बाजार में कीमतों को नियंत्रित नहीं रखा जाएगा तो लोग औने पौने दाम पर सामान को बेचेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में सामान की कीमतों को नियंत्रण करने की प्रक्रिया लागू की है, यानी बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया है। यह काम भी हम अलाउद्दीन खिलजी के काल में देखते हैं। यहां पर तुगलक ने क्या किया है, सैनिकों को यह भी नगद वेतन देता था। कीमतों पर नियंत्रण की जगह इसने जो है कागजी मुद्रा की तरह एक टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई है। तो सांकेतिक मुद्रा वाले जो सिक्के होते थे वो धातु के तो होते थे, लेकिन वो चांदी के ना होकर सस्ती धातुओं के होते थे। हालांकि बहुत सारे लोगों को उस समय इन सिक्कों पर भरोसा नहीं था और लोग बहुत ज्यादा चतुराई भी करते थे। लोग क्या करते थे, अपने सोने चांदी के सिक्के बचाकर रख लेते थे और बाद बाकी तमाम काम जो है इस टोकन मुद्रा से निपटाते थे। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक कदम काफी ज्यादा सफल रहे हैं और मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया है। वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम जो असफल रहे हैं। कश्मीर पर इसके आक्रमण की जो योजना है ये भी विफल हुई है। इसने जो भारी भरकम सेना खड़ी की थी, विशाल सेना, इसको इसे भंग करना पड़ा है। वहीं दिल्ली और कोहना से लोगों को दौलताबाद ये लोग ले गए थे, लेकिन दौलताबाद ले जाने से लोग नाराज हो गए थे। करों में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, तो करों में वृद्धि होने की वजह से अकाल वगैरह पड़ा है। ऊपर से इन्होंने जो टोकन मुद्रा चलाई थी, टोकन मुद्रा वाली योजना भी विफल हुई है। टोकन मुद्रा को इन्हें वापस लेना पड़ा है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा है और यह वही समय था जिस समय में छोटे छोटे राज्यों का भी उदय हुआ है। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। शेरशाह सूरी या शेरशाह सूरी, इसका शासन जो 1540 से लेकर 1545 के बीच में रहा है, इसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके से प्रबंधन शुरू करके आगे चलकर मुगल सम्राट हुमायूं को 1530, हुमायूं का टाइम पीरियड बताया गया, हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से लेकर 40 तक रहा है, फिर 1555 से लेकर 56 तक रहा है। तो इसको चुनौती दी है और इसको परास्त किया है। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया है। सूरी वंश जो है कम समय के लिए चला है, हालांकि कम समय में भी अपनी छाप छोड़ गया है। तो सूरी वंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से लेकर 1555 तक शासन किया है। बाद में अकबर का टाइम पीरियड बताया गया, अकबर 1556 से लेकर 1605 तक। तो अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में, यानी अपने रोल मॉडल के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यह बात यहां बताई गई है। अब अन्यत्र में आ जाते हैं। अन्यत्र में यहां पर हम लोग 3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। इसमें एक वर्ग था प्रार्थना करने वाला वर्ग, दूसरा वर्ग था युद्ध करने वाला वर्ग और तीसरा वर्ग था खेती करने वाला वर्ग। तो इसी विभाजन से योद्धाओं का एक समूह तैयार हुआ है। ये नया समूह उभरकर सामने आया है, जिसे नाइट कहा जाता था। देखिए, इन नाइट्स पर या इन योद्धाओं के समूह पर उस समय जो ईसाईयत है, ईसाई धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में नाइट का उपयोग करता था। ईश्वरीय शांति का मतलब क्या है, उस समय इस्लाम का भी बोलबाला हो रहा था। तो इनका मानना यह था जिन जिन क्षेत्रों में इस्लाम फैल रहा है उस इस्लाम के प्रसार को रोका जाए। तो इसके लिए इन्होंने ये नाइट जो है, योद्धा जो है, ये खड़े किए हैं।
मुसलमानों के कब्जे से यरूशलेम शहर को छुड़ाने के लिए सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली, जिसे क्रूसेड या फिर धर्मयुद्ध कहा गया है। और इस धर्मयुद्ध में पार्टिसिपेट किसने किया है? नाइट्स ने किया है, यानी कि इन योद्धाओं ने पार्टिसिपेट किया है। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी। स्टार्टिंग में जो नाइट थे, योद्धा जो थे, वो सामान्य परिवारों से आते थे, लेकिन बाद में जो नाइट है, नाइट का रोल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो बड़े बड़े जो कुलीन परिवार के लोग हैं, ये भी अपने आगे नाइट लगाना चाहते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्नोत्तर वाला वीडियो है, वो भी अवश्य देखिए, ताकि जो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं उनका आप अभ्यास कर पाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।